क्या आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय फ्यूचर में प्राप्त होने वाली पेंशन के एक हिस्से को एडवांस में प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित नियमों के तहत होने वाली यह प्रक्रिया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या पेंशन का रूपांतरण या पेंशन की बिक्री कहलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। ड्यूरिंग रिटायरमेंट एक सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के मैक्सिमम 40% का कम्यूटेशन करवा सकता है। सीधी और सरल भाषा में इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में सरकारी कर्मचारी सरकार से उस पेंशन की राशि को एडवांस में प्राप्त करता है जो उसे फ्यूचर में मिलने वाली थी। इस कम्यूटेशन राशि को इसके बाद हर महीने 15 वर्षों तक सरकार द्वारा रिकवर किया जाएगा। इसके कारण से कर्मचारी की पेंशन 15 वर्षों तक कम हो जाएगी, लेकिन 15 वर्ष बाद कर्मचारी की फुल पेंशन को रिस्टोर कर दिया जाएगा। आइए सबसे पहले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के मेन फीचर्स पे एक नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारी पेंशन के अधिकतम 40% को ही कम्यूट करवा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी चाहे तो यह पेंशन का 20% या 30% और 40% तक ही हो सकता है, लेकिन 40% से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि इस कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारी को पेड किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसे किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगले पॉइंट में बताया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की अवधि का 1 साल बीत जाने के बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसे स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लमसम पेमेंट जो कर्मचारी को पेड किया जाएगा उसके लिए कम्यूटेशन फैक्टर टेबल का रेफरेंस लिया जाएगा। कम्यूटेशन फैक्टर टेबल के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके अगले पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारी को मिलने वाली मंथली पेंशन इसके बाद रिड्यूस हो जाएगी जितना पोर्शन उस कर्मचारी ने कम्यूट करवाया है, और ये रिड्यूस पेंशन पेंशनर को 15 साल तक मिलेगी। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की रिसिप्ट डेट से 15 साल पूरे हो जाने पर फिर से कम्यूटेड पोर्शन को रिस्टोर कर दिया जाएगा। जिस तरह से सेवारत कर्मचारियों को डीए अर्थात डेयरनेस अलाउंस मिलता है, वही पेंशनर्स को डेयरनेस रिलीफ के नाम से दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसी के बारे में बताया गया है कि पेंशनर्स को मिलने वाली डेयरनेस रिलीफ की जो कैलकुलेशन है कर्मचारी की ओरिजिनल पेंशन पर ही की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेयरनेस रिलीफ है वह कर्मचारी को कम्यूटेड पोर्शन पर भी मिलेगा। आइए अब देख लेते हैं कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए कम्यूटेशन फॉर्मूला क्या है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए कर्मचारी ने जितनी पेंशन के अमाउंट को कम्यूट करवाया है अर्थात कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन को कम्यूटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसकी चर्चा अभी हमने की है, और इसके बाद इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा वही पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू कहलाएगा। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि कम्यूटेशन फैक्टर को सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट बर्थडे को जो एज होगी उसके आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से लिया जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। हम एक कर्मचारी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका रिटायरमेंट के समय पर लास्ट बेसिक पे 1 लाख रुपए है। इसके आधार पर पेंशन का बेसिक अमाउंट 50,000 रुपए होगा। इस एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि यह कर्मचारी पेंशन के 40% पोर्शन को कम्यूट करवाना चाहता है। तो इस तरह से 50,000 रुपीज का 40% हो गया 20,000 रुपीज, अर्थात कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन हो गया है 20,000 रुपीज।
इसके बाद हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी का जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा उस पर उसकी एज कितनी होगी। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुआ है और नेक्स्ट बर्थडे पर उसकी जो एज है वह 61 साल होगी। अब आइए 61 साल की एज के आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में कम्यूटेड फैक्टर देख लेते हैं। यह कम्यूटेशन फैक्टर टेबल 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है। इस टेबल में एज के अकॉर्डिंग कम्यूटेशन फैक्टर दिया गया है। इसमें 61 ईयर की एज के सामने जो कम्यूटेशन फैक्टर दिया गया है वो 8.194 है। तो आइए जो एग्जांपल हमने लिया था उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए अब हम जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसके कम्यूटेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें हम कम्यूटेड पोर्शन जो कि यहाँ पे 20,000 रुपीज है को कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पर जो अमाउंट प्राप्त होगा जो कि हमारे एग्जाम्पल में 19,66,560 रुपीज है वही कम्यूटेड वैल्यू ओपी पेंशन होगा। इस प्रकार 1 लाख रुपए के बेसिक पर रिटायर होने वाला कर्मचारी अगर 40% कम्यूट करवाता है तो यह वैल्यू 19,66,560 रुपीज होगी। आइए अब देख लेते हैं कि इस कम्यूटेशन का सरकारी कर्मचारी की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह कितने समय के लिए कम हो जाएगी। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हम मान लेते हैं कि इस कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 जनवरी 2023 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कम्यूटेशन के बाद कर्मचारी को जो रेजिड्यूरी या रिड्यूस पेंशन मिलेगी वह 30,000 पर मंथ होगी क्योंकि टोटल 50,000 में से 20,000 का कम्यूटेशन करा लिया गया है। अब ये रेजिड्यूरी या रिड्यूस पेंशन का जो पीरियड होगा ये 15 साल के लिए होगा। अगर इस एग्जांपल की ही बात करें तो कर्मचारी का रिटायरमेंट 31 जनवरी 2023 है तो यह पीरियड 1 फरवरी 2023 से शुरू होकर 31 जनवरी 2038 तक रहेगा और 1 फरवरी 2038 से नॉर्मल पेंशन को रिस्टोर कर दिया जाएगा। आइए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट से पहले से ही उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है या किसी पेंशनर की रिटायरमेंट की डेट के बाद ऐसी कोई प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो वो कर्मचारी या पेंशनर अपनी पेंशन या प्रोविजनल पेंशन के किसी भी पोर्शन को कम्यूट कराने के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को यह ऑप्शन एक्सरसाइज करने की छूट नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इफेक्टिव डेट ऑफ रिड्यूस्ड पेंशन के बारे में है। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारी के द्वारा कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को रिसीव करने या पीएओ द्वारा अथॉरिटी इशू करने की डेट से 3 महीने के टाइम के एक्सपायर होने के बाद इनमें जो भी कम होगा रिड्यूस पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में जिस दिन से कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा उस दिन से उसे रिड्यूस पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके तीसरे पॉइंट में बताया है कि अगर कर्मचारी को कमिटेड वैल्यू का अमाउंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया है तो कर्मचारी को जिस जिस डेट से वह कमिटेड अमाउंट मिला है उस डेट से उतनी ही रिड्यूस पेंशन का मिलना शुरू हो जाएगा। इसके चौथे पॉइंट में बताया गया है कि 15 साल का पीरियड समाप्त होने के बाद बैंक द्वारा नॉर्मल पेंशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके लिए पीएओ या सीपीएओ से किसी प्रकार के अथॉराइजेशन की जरूरत नहीं है। इसके पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए एक बार ही ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी के पास अधिकतम 40% के कम्यूटेशन का ऑप्शन मौजूद होता है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय पर 25% को कम्यूट करा लेता है तो बाकी बचे 15% को बाद में कम्यूट नहीं करवा पाएगा। इनके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा दिनांक 25/10/2022 को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के संबंध में कुछ क्लैरिफिकेशंस इश्यू किए हैं। आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं।
भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी है ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 के रूल 10 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है और इस कम्यूटेशन के बाद यदि गवर्नमेंट के डिसीजन या अन्य किसी कारण से कर्मचारी की पेंशन रिवाइज होकर बढ़ जाती है तो कर्मचारी को इस बढ़ी हुई पेंशन के कारण बड़े कम्यूटेशन वैल्यू का भुगतान किया जाएगा। इस डिफरेंस के भुगतान के लिए कर्मचारी को फ्रेश अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी यह ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। इसमें उन कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की पहली तारीख है और उनका रिटायरमेंट प्रोसीडिंग मंथ की लास्ट तारीख को आफ्टरनून में है। तो इस स्थिति में कर्मचारी का पेंशन का कम्यूटेशन किस तरह से होगा। इसमें बताया गया है कि कर्मचारी 60 साल की आयु को पूरा करने के बाद ही रिटायर हो रहा है तो नेक्स्ट बर्थडे पे उसकी एज 61 ईयर होगी और यही एज अर्थात 61 ईयर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी यह ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 25 अक्टूबर 2022 का है जो कि डियरनेस रिलीफ पेबल ऑन ओरिजिनल बेसिक पेंशन के ही रिगार्डिंग है। हालांकि इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें बताया गया है कि डियरनेस रिलीफ कर्मचारी की ओरिजिनल बेसिक पेंशन पर ही दिया जाता है, न कि कम्यूटेशन के बाद रिड्यूस पेंशन पर। इस वीडियो में उपयोग लिए गए सभी ऑफिस मेमोरेंडम्स सर्कुलर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगी ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर और फॉर्म्स और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cpkcorner.in और सीपीके कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर कमेंट करें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।